बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, जस्तजू लेकर 24 न्यूज़ के ऊपर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जस्तजू बड़ा एक दिलचस्प किस्म का प्रोग्राम है और ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या बाहर बरतानिया में या किसी और दुनिया के मुल्क में हमें देख रहे हैं। पूरी दुनिया में रहने वाले उन लोगों के लिए ये बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम होगा जो उर्दू ज़ुबान को समझते हैं। और ये अपनी नौइयत का इसलिए अहम प्रोग्राम है कि आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत हमें जॉइन कर रही हैं कि जिन्होंने एशियाई कम्युनिटी के हवाले से बड़ी किताबें लिखी हैं। उनका बड़ा रिसर्च वर्क है। बहुत सारे सफ़रनामे उन्होंने लिखे हैं। तारीख़ को जो है उन्होंने किताबी शक्ल दी है और ये किताबी शक्ल पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है और इसको लोग समझते हैं और इनको बहुत सारे एज़ाज़ात भी मिले हैं इसके ऊपर। लोग बहुत से हमने ड्रामे देखे, फ़िल्में देखी कि इंग्लैंड जो है, लोग इंग्लैंड कब आए, इंग्लैंड को इंग्लैंड क्यों कहा जाता है, वलायत क्यों कहा जाता है, और इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। लेकिन रिसर्च वर्क अगर किसी ने किया है तो वो शख्सियत आज हमारे साथ हैं। याकूब नज़ामी साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, बहुत सारी किताबों के मुसन्नफ़ और दानश्वर हैं, अदीब हैं, शायर हैं। मैं क्या-क्या इनका तारुफ़ करवाऊँ, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। लेकिन आज ख़ुसूसी तौर पे जस्तजू के लिए आपने वक़्त निकाला। नज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम 24 न्यूज़ जस्तजू में आपको करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुता काम किया है, वो कैमरे की आँख से अवाम तक, उन लोगों तक पहुँचे जिन्होंने मेरी किताबें नहीं पढ़ी हैं। तो वो आपकी बात एक लिहाज़ से बड़ी अच्छी है कि ये दिलचस्प प्रोग्राम होगा उन लोगों के लिए जो चूँकि वलायत से हमारा तो काफ़ी है राब्ता, तो उसको मज़ीद जानने के लिए मुमकिन है हर आदमी की ख्वाहिश हो को वहाँ की असल बात क्या है और हकीकत क्या है, तो उस पर हम बात करेंगे नज़ामी इंशाल्लाह। साहब, चूँकि बरतानिया में जिस माशरे से हम तल्लुक़ रखते हैं, जिस मुल्क से हम आए हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ज़्यादातर गुफ्तगू या कोई ऐसा काम हुआ है तो वो एक ही कम्युनिटी को लेकर डिस्कस किया जाता है। मैं आज ज़रा थोड़ा-सा खुल के इसके जी, ऊपर जी, बात ज़रूर, करूँगा। ज़रूर। वो कम्युनिटी ज़ाहिर है मीरपुर के लोग, क्योंकि ज़्यादा अक्सरियत में यहाँ पे आए हैं, लेकिन मैं ओवरऑल एशियन कम्युनिटी के ऊपर बात करूँगा कि पता चले कि एशियन कम्युनिटी का बरतानिया से लिंक कैसे हुआ, किस तरह से लोग आए। लेकिन इससे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बरतानिया कैसे आए और कब आए और कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैंने बरतानिया जाना है? ये इसको इत्तेफ़ाक कह सकते हैं। मैं असल में जो उर्फ़ आम मंगेतर है, मैं मंगेतर कैटेगरी में बरतानिया आया हूँ। और इस मंगेतर के ऊपर भी आपने किताब हाँ, लिखी उस हुई है? पर मैंने लिखी थी। ये मैं आया था 1982 में। 82 में। 82 में। तो जब मैं यहाँ पर आया तो उस वक़्त मेरी जो बेगम थी वो यहाँ की बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी हडर्सफील्ड में ज़ेर तालीम थी। ठीक। तो मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन करके आए, तो दोनों का हमारी ये एक ऐसी शादी थी कि जिसको आप अरेंज मैरिज थी इस सोसाइटी में। तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। ठीक। मेरी और बेगम से कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो यहाँ पर उसकी बाय बर्थ है, तो मैं पाकिस्तान मीरपुर। तो बस वहाँ से मैं जब बरतानिया आ गया तो मेरे लिए बड़ी मायूसी हुई जब मैं पहुँचा यहाँ पर। उसका सबब ये है कि हमारे ज़हनों में बरतानिया का बड़ा आला तसव्वुर है। मसलन जब लोग जाते थे तो मीरपुर की अगर कोई कोठी देखें अच्छी या तो कहते थे ये क्या है, बस बरतानिया है और अमेरिका है और ये। लेकिन जब यहाँ पर मैंने देखे तो एक ही लाइन में ऐसे मकान, तो मुझे पता चलता है ये फ़ौज की बारकें हैं। तो वो जो तसव्वुर खूबसूरती का है इनका मकानों का, वो पहले दिन ही, और फिर उस दिन बर्फ़बारी भी हो रही थी, बारिश थी, तो मैं बेसिकली बड़ा परेशान हुआ। और परेशानियाँ कुछ मेरे ख़्याल में जो इंसान को आती हैं उससे कुछ पॉज़िटिव चीज़ें भी निकलती हैं। ठीक। क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। बल्कि जो भी वहाँ से आता था, मैं ये कहूँगा कि जैसे एक बच्चे की बर्थ होती है, नया पैदाइश होती है, ऐसे ही हम जब बरतानिया में आते हैं तो पैदाइशी तो समझो कि हमारी एक नई बर्थ, नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है। क्योंकि हमारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वो तो हम उस छोड़ वक़्त तो आते हैं। बहुत कम कांसेप्ट था यहाँ पे फैमिलीज़ का। तो वो उस वक़्त नहीं था। यानी कि अर्ली 70 में या मिड 70 में तो शुरू हो गया था फैमिलीज़ का यहाँ पे आना। लेकिन उस वक़्त इतने 80s में इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ का रुझान नहीं था। नहीं था। तो मैंने परेशानी के आलम में अपने भाई को ख़त लिखा कि ये ऐसी पोज़ीशन है। तो उन्होंने कहा ये बड़ी दिलचस्प बातें आपने लिखी हैं, इससे पहले हमें पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि इस पे लिखा करो हमें ख़त। तो वो मैं उनको ख़त लिखता रहता था। बाद में मैंने एक दो आर्टिकल लिखे जंग में, तो जंग वालों ने वो शाया कर दिए।
तो इत्तेफाक ऐसे हुआ कि एक दिन एक साहब आए टैक्सी में, गाड़ी में बाहर खड़े हुए, तो अंदर आ गए। बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल में 70 की एज थी। मुझे चूम रहे हैं ऐसे हाथ से, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने कहा क्या किया है? कहते हैं ये जो लिखा है ये मेरी दिली ख्वाहिश थी, तो आपने ये एशियाइयों के बारे में मैंने असल में लिखा था, तो आप इस काम को, तो वो ड्यूसबरी से आया। तो वहां से एक इससे इनकरेजमेंट, पहले लिखने का काम आपने पाकिस्तान में शुरू नहीं किया, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, चलें इसके ऊपर भी हम बात, क्योंकि आपने इस हवाले से किताबें काफ़ी लिखी हैं जो काफ़ी फिर यहाँ बरतानिया में और पजीराई भी आपको काफ़ी ज़्यादा उन किताबों की वजह से मिली। हम एक कम्युनिटी को ज़्यादा डिस्कस करते रहे यहाँ, जैसे आपने कहा बुज़ुर्ग आपके पास आए क्योंकि वही कम्युनिटी यहाँ पे अक्सरियत में थी। लेकिन ये सिलसिला जब हम देखते हैं, तारीख़ का मताला करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एशियाई जो हैं वो बड़े पुराने 1980 सेंचुरी की अगर आप बात करें तो उस वक्त के दौर के लोग कहते हैं कि उस दौर में भी लोग आए थे। आपकी रिसर्च क्या कहती है कि एशिया का पहला बाशिंदा जो है उसने बरतानिया की सरजमीन के ऊपर कब कदम रखा? देखिए, ज़ुबानी में बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो बात होनी चाहिए जो डॉक्यूमेंटेड में प्रूव कर सकूँ। बरतानिया की शहर है योक में एक आर्ट गैलरी है, वहाँ पर एक तस्वीर है अभी भी, पहले दारुल खिलाफा हुआ करता था जी, तो वो है 1672 की, 1672। ठीक। वो तस्वीर ऐसी है कि एक शहजादी है बैठी हुई और एक फ्लोर पर बैठा हुआ एक नौकर है उसका, तो वो उसके पाँव दबा रहा है, ऐसे वो तस्वीर है। ठीक। वो जो तस्वीर है लड़के की वो एशियाई है, तो वो जो शहजादी है वो ज़ाहिर है वो अपर क्लास किसी नवाब की बेटी होगी, ये एशियाई ख़ानदान की थी, तो वो मेरे ख्याल में पहली पिक्चर है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर अंग्रेज़ बरसगीर ना जाते तो हम कभी ना आते। पहला जो अंग्रेज़ है वो 1608 में एशिया में गया, ये बरसगीर में गए। सूरत एक बंदरगाह है गुजरात इंडिया में, वहाँ पर उतरा और वहाँ से वो दिल्ली गया। उस वक्त जहांगीर था हमारा बादशाह। ठीक। तो जहांगीर के बादशाह वो 6 महीने वहाँ रहा, तो वो असल में इस कोशिश में था कि मुझे परमिट मिले ब्रिटिश सरकार को तजारत के लिए। तो आखिर जहांगीर ने उसको परमिशन दी, जिसके बाद फिर तजारती हमारा जो पहला जहाज़ है वो 1614 में आया, 1612 में। ठीक। उसमें एक लड़का आया यहाँ बरतानिया, एशियन, उसकी उम्र कोई 7-8 साल थी। लंदन में उतरा और उसको चर्च में लेकर गए, वहाँ से पादरी उसको लेकर गए। 2 साल वो गायब रहा। ये अखबारों में खबर आ गई कि ये एक एशियाई आया है, क्योंकि उसको सब हसरत से देखते थे। 2 साल के बाद जब वो उसके बारे में तारीख क्या बताती है कि वो किस सिलसिले में आया था? वो मेरे ख्याल में एक पादरी लाया था, क्योंकि जब अंग्रेज जहाँ जहाँ गए इनके साथ साथ पादरी भी जाते रहे। ठीक। बाइबल साथ साथ गई है, इसीलिए जहाँ पर इनकी नौआबादियत थी वहाँ पर ईसाइयत भी फैली। ठीक। तो वो बेसिकली मिशनरी वाले उसको लाए थे। 2 साल यहाँ उसकी ट्रेनिंग की, तो उसने आकर 2 साल के बाद फिर चर्च में आया, तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं ईसाई हो गया। अच्छा, पहले वो मुसलमान था? पहले वो था मुसलमान था। ये मुसलमान था ये या हिंदू क्लियर नहीं था, हिंदू या कोई मुसलमान किसी को भी हो सकता है, लेकिन एशियन कलर था उसका, एशियन था। तो बाद में फिर उसको मिशनरी ने वापस भेज दिया। तो वापस जाकर उसका ये मिशन था कि लोगों को कन्वर्ट करें। तारीख ये बताती है कि जो अंग्रेज है ये सबसे पहले बंगाल की तरफ गए, क्योंकि टीपू सुल्तान और वो जो तारीख अगर पढ़ें तो उनके साथ जंगें जो हुई हैं वहां से स्टार्ट हुई। पंजाब में सबसे आखिर पर पंजाब को कैप्चर किया इन्होंने। पंजाब उसके बाद फिर ये कश्मीर का मारा। जब पंजाब इनको कैप्चर, फिर हमारे कश्मीर का सौदा हुआ 1846 में। ठीक। तो ये समझो लास्ट, और फिर 1857 में। तो उस दौरान काफ़ी सारे अंग्रेज जाते रहे हिंदुस्तान में। इन्होंने ये किया कि वहाँ पर तजारती इन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई कि हम अपनी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। तो उन्होंने इनको इजाज़त दे दी। अब फैक्ट्रियाँ जब माल बनाना शुरू हो गए, किसने जाओ उस वक्त? जहांगीर और जो मुगल थे, मुगलों के साथ इनका था। लेकिन एक दिलचस्प और बात थी कि जो सबसे पहले बरसगीर में गए वो गए थे पुर्तगाली वास्को ड गामा, जो 20 मई
1492 को गया। तो उसके बाद फिर वो 100 साल तक रहे, तजारत पर उन्होंने कब्जा हो गया। बल्कि इस वक्त भी जो इंडिया की साउथ रियासत है वो सब पुर्तगीज बोलते हैं लोग, और वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन है। और वो लोग पुर्तगाल इस वक्त भी बगैर वीजे के जाते हैं, उनके पास पुर्तगाल पासपोर्ट है। अच्छा, हिंदुस्तान की हाँ, रियासत हिंदुस्तान अभी की रियासत इस वक्त भी वो लोग हैं, अब वो आते जाते रहते हैं। क्योंकि उससे पहले थे मुसलमान, ठीक। क्योंकि एक साइड है यूरोप, दूसरी साइड एशिया, मिडिल में है मिडिल ईस्ट जिसको हम कहते हैं। तो तजारत तमाम मुसलमान करते थे, मुसलमान बर्रे सगीर से, बल्कि फॉर ईस्ट से ये इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना से माल इधर लाते थे और ये आगे यूरोप। यूरोप चाहता था कि किसी तरीके से मुसलमानों को निकालें और हम खुद डायरेक्ट करें। तो आखिर एक मुसलमान ने इनकी रहनुमाई की और ये 1492 में चला गया। मुगलों से ऐसी क्या गलती हुई कि फिर बड़े सगीर पे अंग्रेज जो है वो दिन ब दिन ताकतवर होता गया? वो ये कि इन्होंने अपनी जब तजारती कोठियां कायम की तो उसके लिए उन्होंने उससे इजाजत ली कि हमें थोड़ी सी फौज चाहिए जो इसकी हिफाजत करे। ठीक, अपनी फौज या मुगलों की? वो अंग्रेजों ने अपने लिए बनानी कि हमारी तजारत इसको। तो वो एक सोथ में एक जगह है तलंगा, तो वहां से इन्होंने फौज कायम की। उनकी सुर्ख कमीजें होती थी, तो उनकी एक यूनिफॉर्म थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ऐसे स्ट्रांग हुए कि उन्होंने मदालखत शुरू कर दी एक एक सूबे में। ठीक। तो वो ऐसे करते थे कि कुछ ज़ाहिर है एक बरसर इक़दार है, दूसरा पोजीशन है। जैसे टिप्पू था, टिप्पू सुल्तान का जो दूसरे थे उनके साथ उन्होंने मिलकर कि हुकूमत दिलाएंगे। तो वो जो उनकी फौज थी बेसिकली वो किराएदार फौजी बन गए। बल्कि उसके जो तलंगा जगह है उसके हवाले से अभी तक भी हम जो पंजाब के या पाकिस्तान में बदमाश को तलंगे कहते हैं कि ये तो बड़ा तलंगा है। अच्छा, ये लफ्ज वो बेसिकली वो बदमाशी करते थे तो उसकी वजह से वो लफ्ज अभी तक इस्तेमाल करते हैं। तो ये असल में आस्ता आस्ता इनका तरीका कार ये था कि डिवाइड एंड रूल, एक जगह पर कब्जा किया और मकामी लोगों से करवाते थे, मकामी फौज बस्ती की। ये तो थोड़े थे, ये तो ऑफिसर थे, और फिर साथ साथ ये लोगों को लाते रहे। मसलन जो सबसे फेमस पहला एशियाई है वो शेख दीन मोहम्मद है। शेख दीन मोहम्मद पटना बहार, क्योंकि वहीं से ये आए थे, उसको लाए। जो शाही फैमिली में भी काफी नहीं, वो शाही फैमिली के साथ उसका थोड़ा सा रहा। लेकिन वो बुनियादी तौर पर आया था आयरलैंड में। वो आया था 1784। ठीक। वहां पर कुछ अर्सा रहा। वहां पर उसने एक आयरिश लड़की से शादी कर ली, भाग गया, लंदन आया था वो 1802 में। ठीक। तो यहाँ पर उसने ऐसे किया कि सबसे पहला उसने रेस्टोरेंट कायम किया। जो पहला एशियाई रेस्टोरेंट है इन ब्रिटेन, वो शेख दीन मोहम्मद ने 1810 में लंदन में। ये हाइड पार्क आज भी है। आप भी हाइड पार्क के उस साइड अगर चले जाएं तो वहां पर प्लेट है, अभी भी लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि शेख दीन मोहम्मद ने 1810 में यहाँ पर कायम किया था। वो बदकिस्मती से कुछ चला नहीं ज्यादा। ठीक। तो फिर शेख दीन मोहम्मद का जो तल्लक है जी, वो ज़ाहिर उस वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, वहाँ उस वक्त कहाँ से उनका, किस जगह से? पटना बहार बांग्लादेश की साइड, बहारी लोग जो, यानी कि आप कह सकते हैं कि बांग्लादेशी जो है वो पहले आए। ठीक। ये फिर चला गया ब्राइटन में, और ब्राइटन में इसने मोहम्मद बाथ कायम की, और वो था स्टीम बाथ। ठीक। जैसे उस दौर में ये काफी ये इसने एस्टैब्लिश किया सबसे पहले, शेख दीन मोहम्मद ने। क्योंकि ये टर्किश बात और ये अरब बात है, ये जो यूरोपियन थे ये तो बात करते ही नहीं थे, पानी भी नहीं, ठंडा मुल्क था, अभी भी ये नहाने में उतने नहीं है। लेकिन उसने जब बात कायम किया तो उसने कहा कि इसमें जड़ी बूटियां मिलाता हूं मैं। तो वो वन सॉर्ट ऑफ द ट्रीटमेंट थी, जिन लोगों को दर्द होता है जोड़ों में या इस किस्म का, तो वो इलाज करता था। ठीक। और वो ऐसा हुआ कि शाही खानदान के लोग भी वहां जाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फिर उसका शाही खानदान से लिंक बना। जॉर्ज जो फोर्थ था उसने उसको अपना शाही सर्जन, और इस शेख दीन मोहम्मद का जो बेटा था अकबर, मैं कहूँगा कि वो पहला हमारा सर्जन है। 1835 में वो सर्जन था यहाँ पर। ठीक। लेकिन वो जवानी में उसकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए शेख दीन मोहम्मद ने एक बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन एक सैडली बात यह है कि वो इस सोसाइटी में आया तो मुसलमान था, लेकिन बाद में ईसाई हो गया था।
शेख दीन मोहम्मद शेख बाद में दीन फिर ईसाई मोहम्मद हुए। में ईसाई, क्योंकि उसकी बीवी ईसाई थी। इस वक्त ब्राइटन की एक चर्च है नेकलस, तो वहाँ पर उसकी कब्र है, साथ उसकी बीवी है, उस पर स्टोन लिखा हुआ है कि वो 1851 में उसकी डेथ हुई। ठीक। तो इस तरीके से हमारी ख्वात जो, अगर हम पहली मंगेतर की बात, जो मैं मंगेतर हूँ, ठीक। तो जब मैंने सर्च किया कि पहला मंगेतर कौन आया था, तो पहली मंगेतर नूर जहां थी, एक लेडी मुगल दौर की। ठीक। वो आई थी 1787 में। ये जो मस्जिद है लंदन में, कोई उसका नहीं रिलेशन तो नहीं है? ये 100 साल पहले उससे आई। उससे 100 साल पहले आई। ये मस्जिद 1889 में, वो 17 में आई। ठीक। उसका आपने नाम लिया ना, तो मैंने समझा नहीं शायद वो नूर जहां उसका है, लिंक। उसने एक फ्रांसीसी जर्नल से शादी की। ठीक। वो इधर आ गई, वो फ्रांसीसी, वो भाग गया। तो ये फिर इसको, बहरहाल वो अमीर थे, जागीर को मिली हुई थी। इसके 2 बेटे थे, एक बेटा था अली नाम का। ठीक। तो ये भी बाद में ईसाई हो गई थी। तो इस तरीके से हमारी जो इसकी आपकी रिसर्च क्या कहती है? जैसे आपने शेख दीन मोहम्मद का जिक्र किया, फिर नूर जहां का जिक्र किया, और भी बेशुमार लोग हैं जो जब आते रहे हैं, आज से अगर 100 साल 150 साल पहले की तारीख हम उठाते हैं, तो बहुत सारे लोग अपना मजहब चेंज करते रहे। इसकी आपके नज़दीक क्या वजूहत थी? वजूहत ये थी कि उस वक्त ईसाइयत बहुत मजबूत थी बरतानिया में, बरतानिया नहीं, पूरे पूरे यूरोप में। पूरे यूरोप में। और जो पॉप था, उनका तो पूरा होल्ड था, वो बादशाहियत चेंज करते थे, इसीलिए तो लड़ाइयाँ होती थी उसके पॉप के नाम पर। तो वो इतने स्ट्रांग थे कि जो भी स्ट्रांग चीज़ होती है, फिर जो दूसरे कमज़ोर होते हैं वो उसमें फिर वो चले जाते हैं उसके साथ उनको। तो उस वक़्त इतना कोई कल्चर भी नहीं था यहाँ पर, हर तरफ ईसाइयत थी। तो कुछ मेरे ख्याल में ये रिज़्क के लिए मुमकिन है उनको अपना ईमान भी फ़रोख्त करना पड़ा। इस किस्म के बहुत से हुए हैं जो पहले आए। अगर कोई नहीं बदला तो वो हमारे मुंशी अब्दुल करीम। मुंशी अब्दुल करीम। मुंशी अब्दुल करीम को तो सब हमारे लोग जानते हैं। बिल्कुल। वो हाफिज भी थे, हाफिज कुरान थे। बात ये हुई कि क्वीन विक्टोरिया 1887 में उसका गोल्डन जुबली हुई, तो 50 साल। मुंशी साहब की उनसे कुर्बत कैसे हुई? वो मैं बताता हूँ कि वहां पर 1887 में गोल्डन जुबली हुई क्वीन विक्टोरिया की, 50 साल इसकी थ्रोन को हो गए। ठीक। तो इसने ऐसे किया कि जितने अपने जेरे कब्जा मुल्क थे, वहां से इन्होंने कुछ नौकर मंगवाए। तो उसमें से इंडिया से भी आए, और इंडिया का एक जगह है ताजमहल जहां पर है हमारा आगरा, वहां से मुंशी साहब भी 2 बंदे आए। तो मुंशी साहब का काम था, ये जब क्वीन बैठती थी खाने के लिए तो पीछा खड़ा होता था उनके लिए। ठीक। तो वहां से कुछ अरसा रहा, लेकिन वो बड़ा स्मार्ट आदमी था मुंशी, पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा था, मैट्रिक था उस वक्त। उस वक्त तो उस बड़ी वक्त बड़ी मैट्रिक था, क्वालिफिकेशन थी उस वक्त। और अरबी भी जानता था। तो उसने क्वीन विक्टोरिया को दिलचस्पी थी बर्रे सगीर के बारे में, इसको पता था कि मैं उसकी भी मलका हूँ, तो उसके बारे में उसको जानने का शौक था, उनका कल्चर का, उनकी ज़बान का। तो वो मुंशी उसको मिल गया। तो मुंशी से ऐसे कुर्बत हुई बेसिकली कि उसने ज़बान सिखानी शुरू की। सो क्वीन विक्टोरिया उर्दू में लिख सकती थी। अच्छा, उसकी और ये क्रेडिट मुंशी को जाता है। उसकी डायरी मेरे पास है, मैंने रिक्वेस्ट की पैलेस से, तो उन्होंने मुझे डायरी उनकी भेजी, तो जिस पर बाकायदा लिखा हुआ आज फलां तारीख है, आज मैंने ये काम किया, वो मुंशी इधर है। तो मुंशी की ऐसे कुर्बत होते होते फिर वो उसको सर्वेंट से फिर उसको तरक्कियाँ मिलनी शुरू हो गई। तो मुंशी साहब को इस सारे सफ़र में निज़ामी साहब कहीं मुश्किलात का भी सामना आया? क्योंकि मलका इतना इंटरेस्ट उसमें पैदा हुआ, तो हमें ये भी सुनने को मिलता है कि मुंशी साहब ने बहुत सी फिर मुश्किलात भी देखी। तो ये किस हद तक सदाकत है? बिल्कुल सदाकत है, क्योंकि इवन के क्वीन विक्टोरिया का जो बेटा था वो उसको हेट करता था, नफरत करता था। वो इसलिए कि वो सोचता था कि ये मेरी माँ है, क्वीन है, ये मुझसे मशवरा करे। क्योंकि एक स्टेज आया कि मुंशी को सेक्रेटरी क्वीन विक्टोरिया का अपॉइंट किया गया। ये जो कहानियां किससे बयान किए जाते हैं कि शायद मलका को मुंशी से मोहब्बत हो गई थी, ये किस हद तक दुरुस्त है? इसमें कुछ ये लिखते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी मोहब्बत अगर थी तो माँ और बेटे वाली, वो इसलिए कि मुंशी की उम्र थी 24 साल का, और क्वीन विक्टोरिया उस वक्त बहुत बूढ़ी हो गई थी, 75 के करीब थी। लेकिन मोहब्बत की तो कोई एज नहीं होती है। हाँ, वो क्योंकि कुछ ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि जब वो आयरलैंड में गए
क्वीन विक्टोरिया को साथ। तो वो जहाँ पर स्टे किया तो वो सिर्फ क्वीन विक्टोरिया और मुंशी थे, किसी को वहाँ रहने की इजाज़त नहीं मिली, कोई हफ्ता वहाँ हॉलीडे रहे। तो जब ये फ्रांस क्वीन विक्टोरिया का टूर हुआ तो उस वक़्त वो लिस्ट शाही बनती है कि कौन कौन सा जाएगा। क्वीन विक्टोरिया के पास जब लिस्ट गई तो उसमें मुंशी का नाम नहीं था। क्वीन ने गुस्से में तमाम कागज फेंक दिए, कहते हैं उसका नाम ऐड करो। अब ये कहते थे कि अगर फ्रांस में जाएगा तो हमारी ये बातें उधर खुल जाएगी, तो उससे फिर बड़ी इनको तकलीफ होगी। फिर ऐसे हुआ कि क्वीन विक्टोरिया ने मुंशी को बहुत बड़ी जागीर अता की आगरे में, इसको MBE का अवार्ड दिया। मुंशी की फैमिली यहाँ आई, उसकी बेगम आई, और उसको जो शाही माल शादी मुंशी करीम साहब की बाद में इंडिया में पहले से थी, लेकिन उनकी औलाद कोई नहीं थी। उन्होंने फिर एक बेटा अब्दुल रशीद अडॉप्ट किया था अपना रिश्तेदार का, वो भी साथ आया। उनकी तस्वीरें हैं यहाँ पर, वो मेरे पास हैं, बल्कि मेरी किताबों में भी वो तस्वीरें मिलती हैं। तो लेकिन जब क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई 1901 में, वो आइला वाइट में इनका जो पैलेस है वहाँ पर है। अगर कोई जाना चाहे तो उस पैलेस में अभी तक क्वीन विक्टोरिया के वो बेड मौजूद है जहाँ पर उसकी डेथ हुई। वो क्वीन जहाँ पर अब्दुल करीम रहता था वो उसका वो मकान मौजूद है। उसके डाउन स्टेयर एक पूरी गैलरी है जिसको दरबार रूम कहते हैं, और दरबार रूम में जितनी भी चीज़ें वो सब एशियाई हैं, क्योंकि हमारे जो एशियाई नवाब उस वक़्त तोशा खाने के जो अब केस चल रहे हैं, ये इनको भी तोहफे मिलते थे, लेकिन ये वहां सजाते थे, ये कहते थे कि हमें बेचते नहीं थे। तो वो अभी तक है। अभी अगर आप कोई भी हमारा देखने वाला अगर जाए आइला वाइट में, तो वो ऑसबर्न हाउस इनके, तो बल्कि जिस भी शहर का आप विजिट करें, जिस भी शहर की काउंसिल में जाएं, इनका एक अपना छोटा सा सेटअप है, और वहाँ पे आपको तोशा खाने के 100-200 साल पुराने ताइफ जो हैं वो मिलते हैं, उनके असरात बाकी हैं अभी तक। हमारी तरह इनको बेचते नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा आते हैं हम बरसगीर, जब तकसीम से कबल ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ कमज़ोर होता गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो हालात थे वो आपको पता ही है। फिर जब तकसीम हुई तो तकसीम से पहले कुछ बड़े बड़े नाम जिन्होंने हिंदुस्तान बनाने में, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद, बड़े बड़े नाम तारीख में हमें नज़र आते हैं। इसी तरह हिंदुस्तान से जवाहरलाल नेहरू और बड़े बड़े नाम हिंदुस्तान के वो यहाँ पे पढ़ते रहे, उनकी यहाँ पे एक्टिविटीज़ रही। तो ये रुझान कब बढ़ा कि बरसगीर से लोगों ने यहाँ पढ़ने के लिए आना शुरू किया? इसके बारे में आपकी रिसर्च क्या कहती है? असल में जो आज भी जारी है। जी, असल में जो हमारी इमिग्रेशन है उसके हम 4-5 क्लासेस कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में हमारे लोग आते रहे जहाज़ों पर, मजदूर, तो वो एक अलग है, जो जिसमें सरिंग आते थे और हमारे जहाज़िए थे। और आज बरतानिया में बहुत से लोग उन जहाज़ियों की औलादें हैं जो यहाँ पर सेटल होते रहे। तो एक कैटेगरी तो वो थी, एक वो थे जो स्टूडेंट यहाँ है। तो स्टूडेंट्स जब आना शुरू तो वो ज़्यादा मेडिकल में आते थे। तो स्टूडेंट्स की अगर फहरिस्त देखें तो उसमें जो, जैसे आपने बताया कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ तशरीफ़ लाए, इलामा इकबाल यहाँ पर पढ़ते रहे, चौधरी रहमत अली यहाँ पढ़ते रहे, ऐसे नेहरू यहाँ पढ़ते रहे, गांधी जी यहाँ पढ़ते रहे। तो इस किस्म के बरसगीर की असल में तहरीक चलाने वाले जितने भी बड़े लोग थे वो यहाँ पर थे। लेकिन उनसे पहले पॉलिटिकली अगर बरतानवी सियासत में किरदार देखें तो जो हमारा पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एशियाई कह सकते हैं वो दादा भाई थे। उनका तल्लुक कहाँ से था? दादा भाई बम्बे से। और वो ये कब बने बरतानिया की पार्लियामेंट के मेंबर? वो ऐसे हुआ कि वो थे पारसी, और पारसी एक बिजनेस कारोबारी कम्युनिटी है, और वो इतनी स्ट्रांग थी कि जब अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया तो 1855 में इन्होंने एक कंपनी बनाई ऐसे बिजनेस, चूंकि बिजनेसमैन थे, गामा कंपनी। और उन्होंने ऐसे किया कि बरसगीर से कपास वो खरीदते थे, यहाँ पर लाते थे और यहाँ की फैक्ट्रियों को सप्लाई करते थे। तो वो इतना डेवलप हुआ फौरी तौर पर, क्योंकि इनकी मांग बढ़ गई कपड़ों की, तो वो बहुत बड़े अमीर हो गए। तो यहाँ पर सेटल हुए। फेंसबरी जगह है लंदन के करीब, तो वहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1892 में बने। अच्छा, 1892 में जो पहले है वो ये। तो बल्कि काफ़ी सारे ये हकायक भी मिलते हैं कि कायद आज़म की भी उन्होंने सरपरस्ती की, उनकी रहनुमाई करते रहे जब कायद आज़म यहाँ पढ़ने के लिए आए।
गालिबन 1895 में। तो वो उस आदमी का बहुत बड़ा रोल था। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है, इनकी रिश्तेदारी थी एक लेडी, तो वो पहली लेडी थी जिसको ऑक्सफोर्ड में एडमिशन मिला। ऑक्सफोर्ड में उस वक्त सिर्फ मेल डोमिनेट था, कोई लड़की नहीं मिली। तो पहली जो उस लड़की को मिली, बल्कि यहाँ तो औरतों को जो राइट्स हैं वो तो 100 साल पहले मिले हैं, तो वो उसको जब एडमिशन मिला, तो अब वो था कि एग्जाम कैसे दे, क्योंकि वो इस वक्त इनकी सोसाइटी ऐसी थी कि वो जो लड़की है वो लड़कों के साथ नहीं बैठ सकती है। तो वो फिर सुपरवाइजर के अंडर वो उसने एग्जाम दिया अपना। बाद में वो इंडिया चली गई और वो यंगेस्ट लेक्चरर भी है। 18 एज में उसको कॉलेज में एज ए लेक्चरर भर्ती कर लिया गया था। निज़ामी साहब, ये जो आप बता रहे हैं, ज़ाहिर हम जो मजदूर तबका था उनका एक अपना एक अलग से एक तारीख है, जैसे स्रिंग्स जो है उनके बहुत सारे नाम, जहाजिए जो है, जहाजिए जो है। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा तबका आता था, ये ज़ाहिर है बरसगीर के या उन ख़ानदानों से तल्लुक़ रखते थे जो जागीरदार थे, वडेरे थे, जिनका अंग्रेज़ के साथ किसी न किसी तरह से कोई कनेक्शन या लिंक था, अमीर थे लोग। ये कौन लोग थे ज़्यादातर? देखिए, जितने भी अगर आप देखें उसमें कुछ सफ़ेद पोश लोग भी थे, लेकिन ज़्यादा जागीरदार में। जैसे अल्लामा इकबाल है, अल्लामा इकबाल तो एक सफ़ेद पोश खानदान के मिडिल क्लास, इनके सिर्फ भाई इनको करता था। लेकिन कायदे आज़म जो थे ये बिजनेस कम्युनिटी से इनका बैकग्राउंड था। तो चूंकि इनका ओरिजिनली ताल्लुक तो गुजरात से, और गुजरात में लोग बिजनेसमैन हैं, तो जैसे ये नेहरू खानदान है, ये तो बहुत बड़े अमीर लोग थे, तो ज़्यादा अक्सरियत उन लोगों की आती रही। लेकिन उसमें जो पहला जो मुसलमान आया, यहाँ पर जज भी हुए, वो अमीर अली जो इंडिया की जो कौंसल थी, क्वीन कौंसल, उसके पहले मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उन्होंने बाद में इस्लाम पर बड़ी किताबें लिखी। तो ये सब अमीर लोग थे बेसिकली। लेकिन जो हमारे लोग आए, ये ज़्यादा तो जहाज़ों से उतरे, तो उनकी एक अलग दिलचस्प कहानी है, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और ये चलें, अब दिलचस्प अगर कहानी है तो लोग भी देखने वाले कहेंगे कि वो बयान क्यों नहीं कर रहे। तो ये लोग कब आना शुरू हुए, ये जो जहाज़िए थे? ज़ाहिर है ये तो बेसिकली मजदूर लोग थे, कराची जाते थे या बम्बई जाते थे, वहाँ पे इनको मजदूरी मिलती, और उनको तो ये कंसेप्ट तो नहीं था कि यहाँ आके आबाद भी होना या यहाँ जहाज़ से उतर जाना है। तो ये पहला जो जहाज़ी था वो कौन था? असल बात है कि तजारत की हमने बात की कि अंग्रेज़ तो तजारत के लिए गए थे बरसगीर में, वहाँ से माल इधर लाते थे और यहाँ से माल उधर, और वो ट्रांसपोर्टेशन होती थी जहाज़ों पर। उस वक़्त के जो जहाज़ थे वो कोयले पर चलते थे, तो उनको ज़ाहिर है लेबर की ज़रूरत थी, मज़दूरों की। तो मज़दूरों के में उन्होंने जब एशियाइयों को भर्ती करना शुरू किया, तो अंग्रेज़ों ने उसकी मुखालफत की कि हमारे जॉब जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ जितना काम नहीं करते थे जितने एशियन करते थे, ये हमारे लोग हार्ड वर्कर हैं। तो फिर उन्होंने एक कोटा मुकार किया शुरू में कि 25%, अगर जहाज़ में 100 बंदा है तो 25 एशियन होंगे, बाकी। तो आस्ता आस्ता अंग्रेज़ों ने गिव अप करना शुरू किया, जैसे जैसे ये कम होते कि हमारे लोग ज़्यादा। तो ये तो शुरू से ही जो जहाज़िए हैं, जहाज़िए शुरू से आए, और ये जो उसको हम सर्वेंट कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं, मुलाजम, क्योंकि अंग्रेज़ जो वहाँ के मसलन डिप्टी कमिश्नर है, एक कर्नल है, एक कोई जर्नल है, तो उनके जो घरेलू मुलाजम होते थे इंडिया में वो 100 से ज़्यादा, कोई माली है, कोई उनका माशकी है, कोई कुक है, कोई उनके बच्चे खिलाने वाला है। तो जब वो वहाँ से वापस आते थे तो वो तमाम सर्वेंट के ले आते थे साथ, तो वो सब एशियन थे। और वो जो मुलाजम थे वो यहाँ पर आ जाते थे। बल्कि मेरे पास एक अखबार है, 1672 की खबर है, अखबार में आई। एक लेडी ने इश्तहार दिया अखबार में कि मेरा मुलाजिम गुम हो गया है। उसकी उम्र 8 साल है, रंग उसका स्याह फार्म है। बच्चे उस दौर में बच्चे ही आते थे चूंकि सर्वेंट थे ना। तो वो कहती है उसके गले में एक पटा डाला हुआ है चमड़े का, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है, तो जिसको मिले प्लीज मेरे फलां एड्रेस पर लाओ। तो ये फिर ऐसे करते थे कि अगर मेरा मुलाजिम है तो मैं आपको दे दूंगा, आप आगे किसी और को दे देंगे। तो ये ऐसे भी एक्सचेंज करते रहते थे। और उन बेचारियों के पास कभी पैसे नहीं होते थे कि वापस जाएं। लेकिन जो जहाज़ों पर लोग काम करते थे वो मुश्किल काम था। मुश्किल इसलिए से कि जहाज़ चलते थे कोयले पर, तो अंग्रेज उनको कहते थे कोयले वाला।
यानी अंग्रेजी जो अंग्रेजी किताब है उसमें भी कोले वाला का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करते हैं ये। तो उनका कोले का जो सिस्टम था जहाज के अंदर नीचे, यानी जो पानी में रहती है जगह अंधेरा, तो वहां पर उनका काम होता था 4 घंटे की शिफ्ट करते थे और आग के सामने कोला फेंकना उसमें, वो जो जहां से वो स्टीम बनती थी। ठीक है। तो 4 घंटे अगर आप तसव्वुर करें कि अफ्रीका में जहाज है तो 4 घंटे आग के सामने खड़ा होना एक क़यामत खेज मंजर था वो लोगों के। और ये हमारे लोग करते रहे। अच्छा, कुछ को तेल वाला कहते थे, यानी उसी जहाज के जो डिफरेंट पोर्शन थे उस पर हमारे लोग, और उनका जो निगरान होता था उसको हम सरिंग कहते थे। सरिंग एक लिहाज से उनका सुपरवाइजर। ठीक। अच्छा, ये निज़ामी साहब, ये जो बड़ा पाकिस्तान में काफ़ी वलायत बच्चा चला गया, ये वलायत का जो लफ्ज़ है लोग समझते हैं कि इंग्लैंड को वलायत कहते हैं, ये लफ्ज़ और ये इसकी तारीख क्या है वलायत की, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दें। मेरे ख्याल में बात यह है कि बर्र-ए-सगीर में जब थे हमारे मुग़ल, तो उनकी जो ज़ुबान थी वो फ़ारसी थी। ठीक। बल्कि पार्टीशन तक हमारे ख़तो ख़ताबत दफ्तरी अमूर तमाम फ़ारसी में होते रहे। ठीक। तो ये जो लफ्ज़ वलायत है ये फ़ारसी का है, फ़ारसी का लफ्ज़, और फ़ारसी में किसी रियासत को वलायत कहते हैं। ठीक। ठीक है। वो यानी कि उस वक्त बंदा बाहर चला जाता था उसको कहते थे वलायत चला गया। बल्कि हम भी ये वाली है, वाली का मतलब है गवर्नर। ठीक। यानी उस वलायत का जो गवर्नर होता था उसको कहते थे। आखिरी हिस्से में कुछ पाकिस्तान का भी और कश्मीर का भी जिक्र करेंगे कि यहाँ इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कैसे आए और इतनी बड़ी कामयाबियाँ मजदूर लोगों ने, यहाँ की पार्लियामेंट, यहाँ के इदारों में इतना बड़ा अरूज इस कम्युनिटी को मिला, ये कैसे मिला। निज़ामी साहब, आपने जो किताबें लिखी, मेरे सामने भी आपकी किताबें पड़ी हुई हैं, मुझे यहाँ रैक में भी बहुत सारी आपकी किताबें लाइब्रेरी में नज़र आ रही हैं। आपने अपनी कम्युनिटी के ऊपर बहुत काम किया, कितनी मुश्किलात देखी हैं हमारी इस कम्युनिटी के उन लोगों ने, उन बुज़ुर्गों ने जो खालिस्तान यहाँ पे मजदूरी की गर्ज से आए थे, लेकिन उन्हें इल्म नहीं था कि उनकी चौथी नस्ल जो है यहाँ की पार्लियामेंट में बैठेगी, वज़ीर बनेंगे और यहाँ के बड़े बड़े इदारों के सरबराह बनेंगे। लंदन का मेयर जो जहाँ किसी दौर में लोगों को रास्ता पता नहीं होता था, और बरतानिया के सबसे बड़े शहर दारुल हुकूमत का जो मेयर होगा वो एक पाकिस्तानी होगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? असल में हम लोगों ने जो तकलीफ़ें की हैं, एक सबसे पहले तो राश की थी, और जो अक्सरियत थी हमारे लोगों के, जो मजदूर तबका है, वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, और अगर आप लिख पढ़ नहीं सकते तो उनके इतने मसाइल थे, मसलन घर तलाश करना भी मुश्किल था, क्योंकि यहाँ के बरतानिया के जो घर हैं उन पर नंबर होता है, स्ट्रीट का नाम लिखा होता है, लेकिन वो पढ़ तो नहीं सकते थे। क्या करते थे उस वक्त लोग? उस वक्त कुछ निशानियां, मसलन कोई सुर्ख रंग की कोई टुकड़ा कपड़े का किसी जगह बांध दिया, या कोई इस किस्म के वो निशानियां अपने तौर पर रखते थे। इसी तरह ट्रैवल करने के लिए बसेस पर अब सफ़र करना पड़ता है, यहाँ पर बसों के नंबर हैं, तो उनके लिए मुश्किल हो जाता था। तो वो फिर ऐसे करते थे कि फ़र्ज़ करते हैं कि बस नंबर 9 है, ठीक, तो 9 ऐसे गोल होती है ऐसे, तो उसको कहते हैं खूंडे वाली बस। ठीक। तो अगर बस नंबर 7 है तो उसको कहते थे हल की हथी वाली बस। ठीक। यानी कि इस तरह नाम डाले। तो इस किस्म के उनके फिर उनको अपनी मिलों के भी नाम याद नहीं थे। ठीक। मसलन उनको क्या पता था कि जॉन फॉस्टर है या फलां है, तो उनकी जो मैनेजर वगैरह थी, फर्ज करते हैं कि अगर एक लेडी थी तो वो खुद से नाम रखे हुए थे, तो उनको कहते हैं वो बुढ़ी वाली मिल, यानी वो जहाँ पर वो बुढ़ी काम करती है। तो इस किस्म के लोगों का, और रहने का ये था कि एक एक मकान में 15-15, 20-20 लोग, बल्कि लोग शिफ्टों में सोते थे। ठीक। एक आदमी अगर रात को सोता है तो सुबह वो काम पर जाएगा, तो जो रात काम करता रहा वो उसी बिस्तर पर सो जाएगा। इन लोगों के अंदर बड़ा तामन था, इन्होंने बहुत दूसरे की मदद की, और जब 1962 हुआ, उससे पहले तो ये सिर्फ अकेले मर्द ही रहते थे। ठीक। तो उसके बाद जब इन्होंने इमिग्रेशन की जो पहली अप्लाई किया कि अब ये मजदूर नहीं आएंगे, तो उसके बाद फैमिली आना शुरू हुई, फिर बच्चे आना शुरू हो गए। तो वो जो बच्चे आए, ये 65 इन लोगों को लाने में जी किसी न किसी का तो किरदार होगा ना। बहुत सारे लोगों को इसका क्रेडिट देते हैं। आपकी रिसर्च क्या कहती है कि ये जो इतने बड़ी तादाद में, फैसलाबाद से हम देखते हैं बहुत सारे लोग आए, मीरपुर से देखते हैं हम बहुत सारे लोग आए, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से हम देखते हैं, तो इनके पीछे ऐसी कौन सी शख्सियत थी जो इन लोगों को यहाँ लाने में जिसका किरदार था, या ये लोग खुद से ही इन्होंने कोशिश करके यहाँ पे पहुंचे? क्योंकि क्रेडिट लेते हैं, देते भी हैं लोग,
बर्रे सगीर के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से लोग जहाज़ों में, जो पाकिस्तान के हिस्से की अगर आप बात करें तो अटक, अब हम फोकस करेंगे पाकिस्तान को, अटक, गुजर खान और मीरपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ के लोग जहाज़ों पर काम करते थे। और वो जहाज़ों वाले लोग जब यहाँ पर उतरना शुरू हो गया आस्ता आस्ता किसी न किसी तरीके से, तो वो जब एक आसानी थी उस वक्त इनको यहाँ पे उतरने में कानूनी लिहाज से इनको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन इनके लिए जो मुश्किल ये था कि जहाज़ों के साथ ये बम्बे या कराची से एक एग्रीमेंट साइन करते थे कि हम आपकी कंपनी के लिए काम करेंगे, तो उसको उनको पाबंद होना पड़ता था। लेकिन जहाज से अगर भाग जाए तो वो जहाज वाले इनको तलाश करते थे, मुकामी पुलिस कुछ नहीं कहती थी। तो इसके लिए फिर वो भागकर, इसीलिए जो लोग हैं ब्रैडफोर्ड, शेफील्ड, बर्मिंघम, जो मिडिल में लोग आते हैं, ये असल में भागकर यहाँ आते थे ताकि हमें अरेस्ट ना करें जहाज वाले। पहला कौन था शख्स पाकिस्तान से जिसका तल्लुक है या कश्मीर से? आपकी कोई इस हवाले से कोई रिसर्च है कि जो? देखिए, जिससे मैं मिला हूँ पहला आदमी, वो 1921 में बाबा कासम अली चकसवारी, उनका बड़ा भाई था कालू सिंह, और उनका एक भतीजे थे बशीर एडवोकेट मीरपुर में। तो वो मेरे ख्याल में जो जिससे मेरी मुलाकात हुई 1921 में, लेकिन उससे पहले लोग थे लेकिन वो बहुत कम थे हमारे। उसके बाद फिर हमारे जो मीरपुर चकसवारी के ख्वाजा हैं, ख्वाजा दिल, यहाँ पर उनके कुछ कारोबार था, बल्कि कुछ सिनेमे वगैरह भी उन्होंने चलाए। तो ऐसे लोग आते रहे, लेकिन जो पढ़े लिखा हमारे इलाके का जो पहला आदमी आया वो महमूद हाशमी साहब थे। महमूद हाशमी मशरिक के अखबार 1953 में आए। वो प्रोफेसर थे, कश्मीर उदास से उन्होंने किताब लिखी, उर्दू में बहुत ही बड़े अदीब थे। बरतानिया का पहला अखबार मशरिक था और वो 7 अप्रैल 1961 में, असल में उसको 1 अप्रैल को निकालना था, लेकिन हाशमी साहब ने ये सोचा कि लोग सोचेंगे कि अप्रैल फूल बना रहे हैं, तो उन्होंने 1 हफ्ता डिले कर दिया। तो वो उनके दोस्त थे अनायतुल्लाह, लाहौर में गालबन तामीर अखबार निकालते थे, उनके तामन से अखबार यहाँ जारी हुआ। तो हाशमी साहब की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद अगर सियासी मैदान में देखें तो फर्स्ट अगर इनका दरवाज़ा खोलने वाले हैं तो वो मेरे ख्याल में अपने मोहम्मद अजीब साहब हैं। मोहम्मद अजीब फर्स्ट एशियन लॉर्ड मेयर, उससे पहले सवर नहीं था, पहले काउंसलर भी तो थे। काउंसलर एक था, काउंसलर थे, मस्टन चूनी लाल था। 1937 में वो मेयर था। मेयर होता है छोटी किसी जगह का, लेकिन लॉर्ड मेयर पहले मोहम्मद का जो होता है वो लॉर्ड मेयर, वो अजीब साहब थे। तो अजीब साहब की वजह से एक पहले हाई प्रोफाइल हुआ, कश्मीरी थे, और उसकी वजह से पूरे बरतानिया में एक धूम मच गई। हम लोग देखने के लिए आते थे कि वो कैसा आदमी है। तो वहां से फिर हमारे चले, फिर हमारे राजा गजनफर खालिक हैं, हमारे दोस्त हैं, उसके बाद दूसरे हैं। तो फिर ऐसे करते करते आज तो हमारे 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे सैकड़ों काउंसलर हैं, और पूरे बरतानिया में हमारे दर्जनों हैं। और 1810 में जो पहला रेस्टोरेंट नहीं चल सका, उसके बाद अब ये पोजीशन है कि ब्रैडफोर्ड में 1950 में कश्मीर रेस्टोरेंट कायम हुआ। आज बरतानिया में 1 लाख से ज्यादा आदमी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, और मेजॉरिटी जो है वो मेजॉरिटी एशियन की है, कश्मीरियों की मैं बात करता हूँ। ये रेस्टोरेंट में ज्यादा हमारे लोग हैं। और हमारे लोगों की तरक्की का ये हाल है कि सर अनवर इस वक्त बिलियनर है, 3.1 बिलियन उनके एसेट्स हैं। ब्रैडफोर्ड में वो बस ड्राइवर थे, तो उन्होंने तरक्की की। तो ऐसे हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है, इन लोगों ने बहुत दिन रात मेहनत की। अच्छा, आपके नज़दीक, क्योंकि वक्त हमारे पास थोड़ा है, हमने शुरू में जिक्र किया कि तालीम की गर्ज से लोग आते रहे, वो भी एक दौर था। आज भी जो तालीम की गर्ज से बच्चे आते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से तल्लुक होता है उनका, और उनके वालिदैन का एक ख्वाब होता है, और बच्चों का भी ख्वाब होता है कि वो बरतानिया से डिग्री लें। आज यहाँ पे हमारी चौथी नस्ल जो है वो परवान चढ़ रही है, और जब हम इदाद व शुमार देखते हैं तो जो हिंदुस्तानी बरतानवी शहरी निज़ात शहरी हैं, बांग्लादेश के जो यहाँ पे कम्युनिटी है, उनके मुकाबले में हमारा जो रेशो है वो इनरोलमेंट्स का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत कम है। तो एजुकेशन में हालांकि हमारी बड़ी कामयाबियाँ हैं एजुकेशन में, लेकिन वो अगर तकाबली जायज़ा लें, कंपेयर करें दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ, तो वो बहुत कम है। याकूब निज़ामी साहब, आपके नज़दीक इसकी क्या वजूहत है? मेरे ख्याल में वो जो इन्वायरमेंट है एजुकेशन का, वो हमारे नहीं है।
क्योंकि आज भी वही है कि हमने पैसा कमाना, बिजनेस करना। क्योंकि हमारा जो सबसे पहला महमूद हाशमी साहब मुझे बताते हैं कि मैं एक घर में गया जो ब्लैक मनी करते थे, हमारे मीरपुर के थे, बाद में वो मिनिस्टर भी हुए। तो वो उनसे बैठे बात करते तो उनका बेटा 6-7 साल का अंदर आया। तो हाशमी साहब ने उससे पूछा, बेटे बड़े होकर क्या बनेगा? तो उसने कहा कि मैं ब्लैकिया बनूंगा बड़ा होगा। यानी उसके जहन में था कि मैंने क्या करना है। तो उसके लिए हमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन उसमें एक बात यह है कि हमारे जो प्रोफेशनल हैं पाकिस्तान के, वो बहुत हाई हैं, बहुत लेवल पे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वो भी एक बाकमाल लोग हैं। लेकिन आपकी बात से मैं इत्फाक करता हूँ कि हमारा जो तालीम में जर्नल रेशो है वो बांग्लादेश से भी कम है बरतानिया में, क्योंकि उसमें मुमकिन है हमारे पेरेंट्स की या उस सिस्टम की कोई खामी ज़रूर है जिस पर हमें पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो निज़ामी साहब, किताबें आपने आज दिन तक कितनी लिखी हैं? मैंने 2 किताबें लिखी हैं, एक पाकिस्तान से इंग्लिस्तान तक और मेरा इंग्लिस्तान, ये बरतानिया के हवाले से है। जो बातें की ये तमाम उन किताबों में मौजूद है। सफ़रनामे आपने कितने लिखे? मैंने 10 सफ़रनामे लिखे हैं, जिसमें एक है पैगम्बरों के सरजमीन, मैंने पूरे मिडिल ईस्ट का सफ़र किया। फिर मैंने मिस्र का सफ़र किया, तो मिस्र का बाज़ार किताब है मेरी। फिर मैंने उंदलस का सफ़र किया जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत रही, तो उंदलस मंजर ब मंजर है। मैंने पूरे यूरोप का सफ़र किया, तो यूरोप है। मैंने बरतानिया से जापान का सफ़र किया और रास्ते में फार ईस्ट के, तो वो बरतानिया से जापान नंबर सफ़रनामा है। मैंने हज किया 2012 आपके में। इन सफ़रनामों के ऊपर कोई रिसर्च वर्क भी हुआ किसी यूनिवर्सिटी की हद तक? मेरे सफ़रनामों पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एमफिल का मकाला लिखा गया। एबटाबाद जो मानसरा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर एमफिल का मकाला लिखा गया। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एमफिल का मकाला, अभी इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में मकाला लिखा गया। बल्कि अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने उन्होंने एक मकाला अरबी में लिखा और वो उस एंगल से लिखा कि मेरा एक सफ़रनामा है मिस्र का बाज़ार। उन्होंने देखा कि एक गैर मिस्री ने मिस्र में आकर क्या देखा, तो वो उन्होंने बड़े इम्प्रेस हुए उससे और उस पर मकाला लिखकर अल अज़हर के मैगजीन में शाया हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये निज़ामी साहब, आपसे बातें करने के लिए तो बहुत दिल चाह रहा है, लेकिन वक्त जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा। इंशाल्लाह रही तो ज़रूर आपसे ज़्यादा वक्त लेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे, बहुत सारी बातें। और मैं तो बड़ा महजूज़ हुआ हूँ आपकी बातें सुनकर, और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे नाजरीन भी आपकी इस गुफ्तगू से, बड़ा नॉलेजेबल प्रोग्राम था, क्योंकि बहुत सी आज हकीकतें जो हैं वो हमें पता चली। क्योंकि वो क्या कहते हैं ना कि एक दूसरे से सुनना वो और चीज़ होती है, लेकिन जो किताबी शक्ल होती है, ये निज़ामी साहब की किताबें हैं मेरे सामने पड़ी हुई जो इन्होंने तहरीर की हैं, इंग्लिस्तान मेरा इंग्लिस्तान, और ये मोहम्मद अजीब मैं अजीब हूँ, ये पहले बरतानिया में मुसलमान लॉर्ड मेयर बनने वाले कश्मीरी निजाद, उनके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है, उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी। फिर इंग्लिस्तान मेरा इंग्लिस्तान, और फिर ये जो सबसे ज़्यादा इनकी किताब पाकिस्तान से इंग्लिस्तान तक का सफ़र, ये निज़ामी साहब की किताब बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और इसमें बड़े दर्द भरे किस्से हैं, मैं बयान नहीं कर सकता इस मुख्तसर वक्त में। यहाँ पे जो शादी करके लोग आते रहे, जैसे ने खुद फरमाया मैं मंगेतर हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता ना जिक्र करता हूँ, लेकिन बहुत सी मुश्किलात जो हमारे लोगों ने यहाँ पे देखी बरतानिया आने वालों ने, उनका इन किताबों में जिक्र है। और अगर आपको वक्त मिले तो ज़रूर इन किताबों का मुताला करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अगले प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।